गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हमने देखा था कि 12th क्लास इकोनॉमिक्स में हमको दो बुक पढ़नी है। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी ऑनलाइन क्लासेज में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। आपने सिलेबस भी अपना चेक किया कल। 40 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों इक्वल वेटेज है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। फर्स्ट वी विल स्टार्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी आप लोगों के पास बुक अवेलेबल नहीं होगी, उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा ऑनलाइन क्लासेज में, उसका PDF भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगा। इसलिए उस PDF के थ्रू आप पढ़िए और इसको समझने का प्रयास करिए। जो भी प्रॉब्लम होगी अभी सॉल्व होगी या स्कूल ओपन होने के बाद भी सॉल्व होगी, जैसा आपको सही लगे। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको, आप लोगों ने 8th क्लास में हिस्ट्री स्टडी किया था, उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसमें हमने देखा था कैसे ब्रिटिश ट्रेडर्स इंडिया में आए। उनके इंडिया में आने के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश ट्रेडर्स ने पूरे इंडिया को कैप्चर किया। यहाँ के इंडस्ट्री को कैप्चर किया, यहाँ के बिजनेस को कैप्चर किया, यहाँ के पॉलिटिक्स को कैप्चर किया, हर चीज़ को कैप्चर किया और अपने प्रॉफिट के लिए इंडिया को चलाना स्टार्ट किया। यह चैप्टर इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमको यह देखना है कि जब ब्रिटिश इंडिया से चले गए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, उस समय इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी। फर्स्ट चैप्टर हमको हिस्ट्री में लेकर जाएगा। हिस्ट्री के थ्रू इकोनॉमी के बारे में कुछ चीज़ें बताएगा कि कैसे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो उस समय इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी। इसको जानने के बाद हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कैसे कैसे 1947 के बाद इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ है। चलिए लेट्स स्टार्ट। आप फर्स्ट कोटेशन देख रहे हैं, इंडिया इज़ नॉट ए पुअर कंट्री थैंक्स टू द ब्रिटिश रूल, इट इज़ ए कंट्री ऑफ पुअर पीपल। यह RC दत्त का कोट्स है। इंडिया बहुत ही कल्चरली इकोनॉमिकली एक प्रॉस्परस कंट्री था, बट ब्रिटिश लोगों ने यहाँ आए। ब्रिटिश के आने के बाद इंडिया की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें हम यह देखेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में आप देखते हैं हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, जितने भी कोई हॉस्पिटल है, कोई शॉप है, कोई बैंक है, रेलवे है, बसेज सर्विसेज हैं, ऑल थिंग्स जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है या हमारे नीड्स को फुलफ़िल करती है, सब एक्टिविटी इकोनॉमी में आती है। आप इस स्लाइड को पढ़ते रहेंगे और कुछ चीज़ों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स। इसके बारे में पहले भी आपने पढ़ा है। इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी आती है, उस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है, मशीन्स वगैरह इसमें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। थर्ड है टर्शियरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, इस तरह की एक्टिविटी है जो सर्विस है, टीचिंग है, ये सब सर्विस सेक्टर में आएंगी। तो यह कोई भी इकोनॉमी 3 पार्ट में बटी होती है,
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी के जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स थे उनकी क्या सिचुएशन थी। फर्स्ट चैप्टर में हमको यही एनालिसिस करना है कि 1947 में इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उस समय मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हमारे कंट्री के पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। बस इंडिपेंडेंस के समय अबाउट 72% जो लेबर फोर्स था इंडिया का वह एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। बट उस समय की जो सिचुएशन थी, कुछ रीजन थे जिससे एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। इसमें पहला था ज़मींदार थे, इनको ब्रिटिश लोगों ने पावर दिया था विलेज एरिया से टैक्स कलेक्ट करने का और टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश के पास डिपॉजिट करने का। ये ज़मींदार लोग जो टैक्स कलेक्ट करना होता था उसकी रेट बहुत ज़्यादा रखते थे। ज़्यादा रेट होने के कारण फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी। जो भी वो प्रोड्यूस करते थे मैक्सिमम वो टैक्स देने में ही चला जाता था, उनके पास अपनी कोई सेविंग नहीं हो पाती थी। इस कारण एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई। यह एक रीज़न था। ज़मींदार जो थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे, इसलिए जो फार्मर्स थे उनके पास सेविंग कुछ नहीं हो पाती थी। सेकेंड था जो उस समय इंडियन एग्रीकल्चर था उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ था वह बहुत ही ओल्ड और आउटडेटेड टेक्निक्स थी जिनका यूज़ किया जाता था। और जो फर्टिलाइज़र्स थे वो भी अवेलेबल नहीं थे। इंडिया बहुत डेवलप कंट्री नहीं था। ब्रिटिश लोगों ने इसकी सिचुएशन बहुत ख़राब कर दी थी, इसलिए फर्टिलाइज़र्स का भी यूज कम था और इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं थी। और ज़मींदार बहुत ज़्यादा टैक्स भी कलेक्ट करते थे। ये सब रीज़न थे जिससे इंडियन एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। और टेक्नोलॉजी का सही यूज नहीं हो पाने के कारण, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल न होने के कारण और लेस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र्स, इन सब रीज़न से प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था। फिर आप जब महात्मा गांधी के बारे में हिस्ट्री में आपने पढ़ा है पहले, तो उसमें आपने देखा कि इंडिगो का एग्रीकल्चर फोर्स करते थे ब्रिटिश इंडियन को कि वो इंडिगो का एग्रीकल्चर करें। बट इंडिगो के एग्रीकल्चर से कोई प्रॉफिट नहीं होता था इंडियन फार्मर्स को, इसलिए वो करना नहीं चाहते थे। बस ब्रिटिश लोगों ने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया कि जो ब्रिटेन की रिक्वायरमेंट है उस तरह का एग्रीकल्चर वर्क करें। इसलिए भी जो इंडिया में पहले प्रोडक्शन बहुत सही होता था, सबके लिए सफिशिएंट प्रोडक्शन होता था, उसमें प्रॉब्लम आई और ब्रिटिश लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार इंडिया में एग्रीकल्चर होने लगा, जिससे इंडियन फार्मर्स को बहुत ही लॉस हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट है हेवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। यह भी इंडियन एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज भी यह प्रॉब्लम फेस की जाती है, बट आज बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, इसलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस समय रेनफॉल पर डिपेंडेंस ज़्यादा होने के कारण जिस साल मानसून अच्छा होता था उस साल प्रोडक्शन सही होता था, जिस साल मानसून सही नहीं होता था उस साल प्रोडक्शन सही नहीं होता था। इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर 1947 में बहुत बैड सिचुएशन में था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। इसके बहुत सारे रीज़न थे। वह ब्रिटिश लोगों द्वारा लिया जाने वाला बहुत ज़्यादा टैक्स हो, या टेक्नोलॉजी का लेस यूज हो, फर्टिलाइज़र्स का लेस यूज हो, और फोर्स्ड एग्रीकल्चर हो इंडिया में, या हेवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ये सब रीज़न थे जिससे 1947 में इंडिपेंडेंस के समय इंडियन एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 1947 अबाउट के आसपास इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी। इस ब्रिटिश लोगों के इंडिया में आने से पहले जो इंडिया के बने कॉटन थे, टेक्सटाइल थे, हैंडमेड क्राफ्ट थे, हैंडीक्राफ्ट्स, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस थे, बहुत डिमांड थी। वह ब्रिटेन के किंग भी इंडिया के बने हुए कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स का यूज करते थे।
और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। बट ब्रिटिश लोग आए तो उनका मेन एम था ब्रिटिश लोगों का प्रॉफिट गेन करना। ब्रिटिश का फर्स्ट और लास्ट एम था प्रॉफिट गेन करना। उनको इंडिया के डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस चाहते थे किस तरह उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसलिए उन लोगों ने कुछ ऐसा कार्य किया, वर्क किया, ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए कि इंडिया के जो फेमस कॉटन सिल्क इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, सब धीरे धीरे क्लोज हो गई। उसमें पॉइंट हम देख सकते हैं जो स्ट्रेटजी ब्रिटिश लोगों ने अपनाई। जो इंडिया का एक्सपोर्ट था, इंडियन गुड्स जो अदर कंट्री में पूरे वर्ल्ड में सेल होने के लिए जाते थे, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया। ब्रिटिश लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया, जिससे जो इंडियन एक्सपोर्ट था, या इंडियन कॉटन सिल्क टेक्सटाइल्स थे, इंडिया हैंडीक्राफ्ट से पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस थे। वो क्वालिटी बहुत बढ़िया होती थी और रेट भी बहुत लो होता था। इसको रोकने के लिए ब्रिटिश लोगों ने हेवी टैरिफ लगाया जो इंडियन एक्सपोर्ट से, कॉटन के, हैंडीक्राफ्ट के। इस रीजन से जो इंडिया के गुड्स थे वो वर्ल्ड मार्केट में कॉस्टली हो गए। पहले इंडियन गुड्स की स्पेशलिटी थी कि इंडियन गुड्स की क्वालिटी बहुत बेटर होती थी वर्ल्ड के कंपैरिजन में, एंड प्राइस बहुत लो होता था। बट जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को कैप्चर किया, यहाँ के रूल रेगुलेशन के ऊपर उनका कंट्रोल हो गया, तो उन्होंने इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट के पूरे वर्ल्ड में, उसके ऊपर हाई टैरिफ लगाया, हाई टैक्स लगाया, जिससे इंडिया के जो गुड्स थे वो बहुत कॉस्टली हो गए। जिस कारण से धीरे धीरे इंडिया के एक्सपोर्ट को बनाने वाली फैक्ट्रियां धीरे धीरे क्लोज हो गईं। दूसरा कार्य किया उन्होंने टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। उस समय इंडिया के ऊपर पूरी तरह ब्रिटिश का कंट्रोल था, इसलिए ब्रिटेन से जो इंपोर्ट इंडिया में होता था वह टैक्स फ्री कर दिया गया। किसी पर टैक्स लगता भी था तो बहुत मिनिमम था, मैक्सिमम टैक्स फ्री होता था। इसलिए ब्रिटेन से आने वाला इंपोर्ट इंडिया में बहुत चीप हो गया, क्योंकि उसके ऊपर ब्रिटिश लोगों ने टैक्स ख़त्म कर दिया। इसलिए ब्रिटेन के गुड्स इंडिया में चीप हो गए, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे ब्रिटेन में या अदर कंट्रीज में, उस पर हैवी टैरिफ होने के कारण इंडिया के गुड्स वर्ल्ड मार्केट में कॉस्टली हो गए। तो इंडिया की इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो गई और ब्रिटेन से आने वाला चिप गुड्स इंडिया में सेल होने लगे। इससे इंडियन इंडस्ट्री जो बहुत डेवलप थी पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के बनी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होती थी गुड्स की, वह धीरे 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 कम हो गई। और ब्रिटिश अप्रॉक्स 200 ईयर इंडिया में रहे, इंडिया के ऊपर कंट्रोल करके रहे। उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप पर कोई ध्यान नहीं दिया इंडिया में। उस समय कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री से, जैसे टाटा का नाम आप सबने सुना है, उसने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में इस्टेब्लिश की थी। वह प्राइवेट कुछ कंपनियां थी, उसमें एक मेन कंपनी थी टिस्को, जो 1907 में इस्टेब्लिश की गई जमशेदपुर झारखंड में। और उसमें मॉडर्न इंडस्ट्री की बहुत कमी थी इंडिया में, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर उसमें ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश का इंडिया के डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ब्रिटिश लोगों का एम था इंडिया से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। एनी हाउ ब्रिटिश लोगों का यह एम बना लिया था कि एनी हाउ इंडिया से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है, इंडिया की इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे क्लोज करना है, ब्रिटेन में बने गुड्स को इंडिया में लाकर सेल करना है, और इंडिया में कोई भी डेवलपमेंट का वर्क नहीं करना है। कोई डेवलपमेंट वर्क करना भी है तो ऐसे डेवलपमेंट करना है जिससे ब्रिटिश का प्रॉफिट हो, इंडियन का नहीं। यह इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन थी कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया कॉटन, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बने हुए बहुत सारी चीज़ें थी जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, बहुत बेस्ट क्वालिटी होते थे, चीप होते थे। वह ब्रिटिश लोगों के पॉलिसी के कारण धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री बंद हो गई। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ के कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल भी धीरे धीरे क्लोज हो गए, और इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर जो था, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बैड सिचुएशन में आ गया। और इसको डेवलप करने के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रयास किया। नेक्स्ट हम फॉरेन ट्रेड देखेंगे।
कोई भी कंट्री हो, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर सभी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ गुड्स हमारे कंट्री में हो सकती है, कुछ गुड्स अदर कंट्री से परचेज करके लानी पड़ती है, इसलिए हमको फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें ब्रिटिश लोगों के आने से पहले इंडिया का फॉरेन ट्रेड कंडीशन भी बेटर थी, बट ब्रिटिश लोगों ने धीरे धीरे पूरी तरह से इंडिया फॉरेन ट्रेड के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। इंडिया केवल प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे, उनका एक्सपोर्टर हो गया, और जो फिनिश्ड गुड्स थी ब्रिटेन से, उसका इंपोर्ट करता था, क्योंकि ब्रिटिश लोगों का पूरा कंट्रोल था। एग्जाम्पल के आप देख सकते हैं, इंडिया काटन का प्रोडक्शन करता था, उसको ब्रिटिश लोग परचेज करके ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ उससे क्लॉथ्स बनाते थे, शर्ट बनाते थे, और लाकर बहुत ही कॉस्टली इंडिया में सेल करते थे। तो इंडिया जो प्राइमरी प्रोडक्ट इंडिया के थे, वह बहुत चीप रेट पर ब्रिटेन जाते थे, और वहाँ से बहुत ही कॉस्टली रेट पर आकर इंडिया में फिनिश्ड गुड के रूप में सेल होते थे। इंडिया को उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता था, इसलिए इंडिया के फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन भी धीरे धीरे ख़राब होती गई। इंडिया का पॉइंट सी देखेंगे, सरप्लस ट्रेड। इंडिया का ट्रेड वर्ल्ड से उस समय सरप्लस था। अदर कंट्री को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। ऐसा हम सोच सकते हैं कि जब सरप्लस ट्रेड था तो इंडिया को प्रॉफिट होना चाहिए। इंडिया को प्रॉफिट होता था, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा था वर्ल्ड को और इंपोर्ट कम था, बट वो प्रॉफिट ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में था, इसलिए ब्रिटिश उसको अपने फैसिलिटीज़ पर एक्सपेंड करते थे। उनको इंडिया के डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो भी सरप्लस ट्रेड इंडिया का था, जो उससे प्रॉफिट होता था इंडिया के ट्रेड से, उसका यूज पूरा ब्रिटिश लोग करते थे। इसलिए इंडिपेंडेंस के समय फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन भी पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में थी। इंडिया इंडस्ट्रीज क्लोज हो चुकी थी, बस इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट करता था, इसलिए फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन भी इंडिया की बहुत ही ख़राब थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिश लोग जब इंडिया में अपने आप को स्ट्रांग कर रहे थे, तो उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी, जैसे रेलवेज था, रोड था, इसका डेवलपमेंट उन्होंने किया। सबसे बड़ा वर्क उन्होंने किया रेलवे का डेवलपमेंट। 1853 में रेलवे को स्टार्ट किया इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इंडिया पर है, बट ब्रिटिश लोगों का इंटरेस्ट था रेलवे को डेवलपमेंट करने में। रेलवे का डेवलप इसलिए किया, रेलवे को डेवलप ब्रिटिश लोगों ने, इससे वह जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो अपने आर्मी का मूवमेंट लेस टाइम में कर सके। इंडिया में जो डेवलपमेंट किया ब्रिटिश लोगों ने, उनका एम इंडिया को प्रॉफिट देना या इंडिया का डेवलपमेंट करना नहीं था। जो ब्रिटिश लोगों का एम था वह था कि कैसे इंडिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम अपने आर्मी का मूवमेंट कर सकें। फर्स्ट रीज़न था रेलवे को डेवलप करने का, आर्मी मूवमेंट। सेकेंड था, जब ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स आएंगी तो पोर्ट पर आने के बाद उनको इंडिया के इनर पार्ट में ले जाने के लिए उनको फास्ट ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। ब्रिटेन से आने वाले गुड्स को पोर्ट से इंडिया के इनर पार्ट में ले जाकर सेल करके प्रॉफिट गेन करने के लिए भी रेलवे का डेवलपमेंट किया गया। यह सब रेलवे को डेवलपमेंट करने का रीज़न था। रोड्स भी कुछ डेवलप किए, कुछ पोस्ट भी डेवलप किया। वह अपनी लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करना मेन एम था इनका, लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करना, ब्रिटिश लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। इंडिया के डेवलपमेंट का इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट रेलवे को उन्होंने डेवलप किया। 1947 में जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो रेलवे का डेवलपमेंट इंडिया में कुछ हुआ था, ठीक ठाक हुआ था, बट उसका एम ब्रिटिश लोगों का इंडिया का डेवलपमेंट नहीं था। उनका था अपने आपको सिक्योर रखना, आर्मी का मूवमेंट एंड गुड्स का मूवमेंट, इससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और सिक्योर रह सकें। नेक्स्ट आप देखेंगे 1947
के समय क्या सिचुएशन थी। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर उस समय ऐसा था कि ब्रिटिश लोगों ने 1881 में फर्स्ट सेंसस किया। इंडिया के हर पार्ट में काउंटिंग की गई पॉपुलेशन की, वह 1881। इंडिया में फर्स्ट पॉपुलेशन काउंटिंग 1872 में हुई थी, बट वो ऑफिशियल नहीं थी एंड कम्प्रिहेंसिव नहीं थी। बट 1881 में ब्रिटिश ने फर्स्ट सेंसस किया। इसमें पूरी तरह से ऑल इंडिया का सेंसस किया गया और काउंटिंग की गई। उनका एम था अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि इंडिया में कहाँ कितने लोग रहते हैं और कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह की इंडस्ट्री कहाँ पर लगाई जा सकती है, यह सब एम थे ब्रिटिश लोगों के। बट उन्होंने 1881 में सेंसस किया। उसके बाद के सेंसस की सिचुएशन देखेंगे तो कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, फ्लक्चुएशन है। सेंसस जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसके इंक्रीज में बहुत फ्लक्चुएशन है। बट 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन केवल इंक्रीज होती है, फ्लक्चुएशन क्लोज हो जाता है। 1921 के बाद, आफ्टर 1921 पॉपुलेशन केवल इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। इसलिए इंडियन पॉपुलेशन में 1921 में जो सिचुएशन बनी, उसके बाद इंडियन पॉपुलेशन हमेशा डेवलप हुई है। इसलिए 1921 को इंडियन डेमोग्राफिक एरिया में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। यह कुछ पॉइंट्स हैं सेंसस, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया इन 1881, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। यह सब 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना है। और उस समय जो बर्थ रेट और डेथ रेट थी, दोनों बहुत हाई थी। बर्थ भी बहुत ज़्यादा इंडिया में होते थे और हेल्थ फैसिलिटी बहुत डेवलप नहीं थी, इसलिए डेथ भी बहुत ज़्यादा होते थे। लिटरेसी रेट में आप देख सकते हैं 17% लिटरेसी रेट, मतलब 83% पीपुल वाज इलिटरेट। इस तरह की सिचुएशन 1947 में थी। लिटरेसी बहुत ही कम थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, 17%, अबाउट 17%। यह डेमोग्राफिक सिचुएशन थी। इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तेज़ी के साथ, बर्थ रेट और हाई डेथ रेट भी हाई थी और लिटरेसी बहुत ही लो थी। इन सब के ऊपर भी गवर्नमेंट को वर्क करना था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें हम देखते हैं कि जो इंडिया का वर्क फोर्स था वो कैसे डिवाइड था। प्राइमरी सेक्टर में कौन कितने परसेंट वर्क करते थे, सेकेंडरी सेक्टर में कितने परसेंट वर्क करते थे, पॉपुलेशन में कितने परसेंट सर्विस सेक्टर में वर्क करता था। इसमें आप देख सकते हैं उस समय जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 72% वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10%, सर्विस सेक्टर में 18%। यह सिचुएशन थी उस समय। प्राइमरी सेक्टर में ही मैक्सिमम लोग वर्क करते थे। प्राइमरी सेक्टर आपने देखा इस वीडियो के शुरू में, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में मैक्सिमम वर्क करते थे लोग, इसलिए डेवलपमेंट इंडिया का नहीं हो पा रहा था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ओनली 10%, सर्विस सेक्टर में ओनली 18%। यह सिचुएशन थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। रीजनल डिस्पैरिटी में कुछ, जब इंडिपेंडेंस के समय कुछ स्टेट्स थे जो तेज़ी से डेवलप हो रहे थे, कुछ स्टेट्स थे जो बहुत ही पुअर कंडीशन में थे। कुछ स्टेट से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, ये सब स्टेट्स थे जो तेज़ी से डेवलप हो रहे थे, लेकिन कुछ स्टेट्स थे जो डेवलपमेंट की सिचुएशन में नहीं थे, बहुत ही पुअर सिचुएशन उनकी थी। तो यह सिचुएशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन उस समय एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। इसको गवर्नमेंट को प्रयास करना था कि एग्रीकल्चर से वर्क फोर्स को हटाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके लिए गवर्नमेंट को एफोर्ट करना था। यह ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास जो वर्क था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में था। ब्रिटिश लोग अबाउट 200 ईयर इंडिया में रहे, इंडिया को कैप्चर करके रहे, अपने लिए प्रॉफिट गेन किए। जो भी उनका एम, जो भी वर्क था उनका, उसका इंटरेस्ट यही था, प्रॉफिट गेन करना। बट उनको जो डेवलपमेंट किया उसमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इंडिया पर आया।
ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट किया। उसमें हम देखते हैं रेलवे को डेवलप करने के पीछे ब्रिटिश लोगों का एम था अपने स्टेट्स की अपनी सिक्योरिटी और गुड्स का मूवमेंट। बट इंडिया को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सबको मालूम है इंडिया में लैंग्वेज रिलीजन बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हैं। रेलवे के होने से इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लोगों का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इससे लोगों में यूनिटी डेवलप हुई, इंडिया के लोगों में यूनिटी डेवलप हुई। आप फ्रीडम फाइटिंग देखेंगे तो लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बिपिन चंद्र पाल वेस्ट बंगाल से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे। इस तरह बहुत सारे स्टेट के लोग थे जो फ्रीडम फाइटिंग में इन्वॉल्व थे। रेलवे ने उनको बहुत हेल्प किया। रेलवे के डेवलप होने के कारण लोगों का मूवमेंट इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हुआ, जिससे लोग आपस में मिलने लगे और यूनिटी बढ़ी। यह इंडिया के लिए बहुत इसका प्रॉफिट हुआ। दूसरा, ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट था मॉनेटरी इकोनॉमी में चेंज। इससे पहले मैक्सिमम वर्क बार्टर सिस्टम से होते थे, बट धीरे धीरे मॉनेटरी सिस्टम की तरफ डेवलपमेंट हुआ। बैंक ओपन होने लगे, बैंक्स स्प्रीड होने लगे पूरे इंडिया में। यह भी एक इंडिया के लिए प्रॉफिट था। बार्टर सिस्टम था वह धीरे धीरे कम होने लगा और मॉनेटरी सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने लगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी ब्रिटिश लोगों ने किया जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था। जैसे कलेक्टर का पोस्ट क्रिएट किया, बहुत सारे कोर्ट्स डेवलप किए, बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए रूल रेगुलेशन बनाया। तो इस तरह जो ब्रिटिश थे उनके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इंडिया पर आए। बट 1947 में इस चैप्टर में हम देख रहे हैं जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो बहुत ही ख़राब इकॉनमी मिली, जिसको इंडिया को डेवलप करना था। उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी थी। उसके लिए कैसे इंडिया ने प्रयास स्टार्ट किया, कैसे स्ट्रेटजी बनाई, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस के समय इकॉनमी मिली उसकी सिचुएशन कैसी थी। नेक्स्ट गवर्नमेंट कैसे धीरे धीरे एफोर्ड करना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने कैसे स्ट्रेटजी बनाई और इंडियन इकॉनमी को डेवलप करने का प्रयास किया। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। इसमें किसी के पास नोटबुक नहीं होगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपके पास रफ हो, लास्ट ईयर की नोटबुक हो, उसमें आप लिख सकते हैं। नोटबुक परचेज करने के लिए किसी को बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको पढ़िए, इस PDF इस PPT फाइल को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं इसके साथ फर्स्ट चैप्टर का NCERT का PDF भी आपको सेंड कर दूंगा, उसको भी पढ़िए। पढ़ के समझने का प्रयास करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।